सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं संजीत पांडे, प्रवक्ता डिवाइन पब्लिक स्कूल मोहनापुर गोरखपुर के वीडियो पाठशाला में आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं। बच्चों, आज हम रचनात्मक अभिव्यक्ति जो आपकी एक ग्रामर की बुक होगी जिसमें लेखन से संबंधित सारी चीज़ें आती हैं, उसमें एक अपठित गद्य और पद्य आता है। सबसे पहला आपके क्वेश्चन पेपर में एक अपठित गद्य और पद्य आता है जो आपके सेकंड बुक से है, जो ग्रामर की बुक है जिसका नाम रचनात्मक अभिव्यक्ति है, जिसमें लेखन से संबंधित सारे पार्ट्स उसके आते हैं। उस पर चर्चा करेंगे और क्वेश्चन पेपर का पहला खंड जो होता है, आपके बोर्ड एग्जाम के जो पहले खंड होते हैं उस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे कि वो नंबर हम कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, किस प्रकार के होते हैं आदि, या जितने भी आपके मन में इस तरह के क्वेश्चंस बनते हों आप बेहिचक पूछने का प्रयास करिएगा। बच्चों, सबसे पहले आपको बता दें कि इस साल सिलेबस में काफ़ी चेंजिंग हुई है। तो जो आपका अपठित गद्यांश होगा वो 10 नंबर का होगा और 10 नंबर में 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे, जिसमें से एक गद्यांश आपको करना होगा। जो 450 अर्थात 450 से 500 शब्दों का एक गद्यांश होगा। 2 विकल्प वाइज गद्यांश आपको मिलेंगे और एक गद्यांश आपको अपने इच्छा अनुसार चयन करना होगा और 1 गुणे 10 अर्थात उसमें 10 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन जो होगा, एक प्रश्न जो होगा वो 1 नंबर का होगा। तो इसमें कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, इसका क्या मुख्य उद्देश्य होता है, कुछ बिंदुओं में आपको दिखाने का कार्य करते हैं। आप बखूबी सारी चीज़ें जान रहे होते हैं, पिछली कक्षाओं में करते हुए आप इसको बड़े आसानी से चलते चले आ रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, सीबीएसई क्यों डालती है, इसका आप नंबर कैसे, अगर थोड़ी बहुत इसमें पकड़ है तो आप इसको नंबर अपने कैसे ग्रोथ कर पाते हैं आदि आदि की विभिन्न बातों पे चर्चाएं करेंगे और अपठित गद्यांश के मूल बिंदुओं को जानने का कार्य करेंगे, जो आपके लिए बहुत हितकर होगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अपठित गद्यांश का अर्थ क्या है। तो कहते हैं गद्य का ऐसा अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, अर्थात कि वह अंश या वह भाग, वह हिस्सा जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, जिसको आप नहीं जानते हैं। 2 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक आप पठित होता है और एक अपठित होता है। तो आगे चल के पठित भी आपको मिलेगा जो आप अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ चुके होंगे, लेकिन ये ऐसा होता है पहला क्वेश्चन कि अपठित होता है। जैसे बोर्ड का मानना होता है, भले ही आप कहीं किसी बुक में, किसी पत्र पत्रिकाओं में पढ़ चुके हों, अगर बहुत अत्यधिक अध्ययनरत आप हैं और हमेशा पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, अदर बुकों को पढ़ते हैं, तो आपसे कहीं ना कहीं ये टच हुआ होगा, पठित होगा आपके लिए, लेकिन बोर्ड उसको अपठित की संज्ञा देता है कि आप इसे नहीं जानते हैं। तो कहते हैं कि सबसे पहले कि पठित शब्द में अ उपशब्द लगा देने से अपठित बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना पढ़ा हुआ, अर्थात ऐसा अंश जो पहले कभी न पढ़ा गया हो। अपठित बोध के अंतर्गत गद्य पर आधारित वह प्रश्न पूछे जाते हैं कि इसके माध्यम से छात्रों की समझ, अर्थात जो आप हैं, आपकी समझ कितनी तगड़ी है, आपके अर्थ ग्रहण करने की क्षमता की जांच की जा सके कि आप कितना दूर तक जान सकते हैं, सोच सकते हैं, अपने परिवेश से, अपने समाज से आप कितने प्रभावित हैं, ये जानने के लिए विभिन्न तरह से इसका चयन किया जाता है। आइए देखते हैं कि अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो कहते हैं छात्रों के भाषा बोध का पता लगाना होता है,
अर्थात सबसे प्रथम जो उद्देश्य होता है कि छात्रों के भाषा बोध की, अर्थात भाषा की कितनी अच्छी समझ है, इसको वो बहुत अच्छे तरीके से शिक्षक या जो मूल्यांकन करता होता है वो जान पाता है। अर्थात यह जानना होता है कि छात्र उस गद्यांश की भाषा को समझते भी हैं या नहीं। साथ ही उनकी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मीन्स आपकी अपनी आंतरिक जो आंतरिक शब्द होते हैं जो आपके मन मस्तिष्क में उपजते हैं, उसको आप बाहरी पटल पर रखने का कार्य करते हैं, उसकी कितनी प्रबल क्षमता है, आपका जो सोचने की क्षमता है वो कितनी तेज है, कितनी प्रबल है, इसकी जांच की जा सके, एक ये बिंदु होता है। तो कहता है कि कुछ एक और बिंदु आता है कि कुछ छात्रों को इसे कठिनाइयाँ होती हैं कि प्रायः देखा जाता है कि जो छात्र छात्राएं होते हैं इस अंश को हल करते समय बहुत कठिनाई महसूस करते हैं। अर्थात एक निश्चित छात्रों की संख्या को देखें और आप लोगों के बीच से रह करके ऐसा पता चलता है कि आप इस प्रश्न से बचना चाहते हैं, जी चुराना चाहते हैं, तो इसका सीधा सा एक कारण दिखाई देता है कि आप उस अंश को कभी पढ़े हुए नहीं हैं और आपने न ही मन से उसको पढ़ा है। यद्यपि यह अगर अंश आप अपनी कक्षा में पढ़ा दिया जाए, आपकी कक्षा में, या आप कहीं ना कहीं इसको पढ़े हों या आपकी पाठ्य पुस्तक से कहीं ना कहीं ये संलिप्त हो, तो आप इसके उत्तर को बड़ी आसानी से दे पाते हैं, बड़ी आसानी से जान पाते हैं। तो इसको अपने अभ्यास में डालने की ज़रूरत है कि वो आपने सुना होगा कि करत करत अभ्यास तो जड़ हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पे परत निशान। कि अगर हमारे पास बार बार अभ्यास है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत सामान्य सी चीज़ है। फिर कहता है कि अपठित बोध्य पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने से पहले हमको क्या करना चाहिए। तो कहता है कि सबसे पहले पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उसका सही उत्तर देने से पहले आवश्यक है कि गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ें। सबसे पहला जो अहम बिंदु है कि उस गद्यांश को कम से कम 2 बार पढ़ें और इससे जो कठिन शब्द होते हैं जहां आपको व्यवधान उत्पन्न होता है वो समझने में बड़ी आसानी होती है और आप बड़ी आसानी से इसको समझ जाते हैं। और पढ़कर जब उसकी जो वांछित समझ होती है जब आप में विकसित हो जाती है तब आप बड़े ही आसानी से उसका, और जो कठिन वर्ड हो जहां आपको लगे कि क्वेश्चंस का ये आंसर हो सकता है उसी समय वहां अंडरलाइन कर लेनी चाहिए। एक बात और कि आपको यह भी बताया जाता है कि पेपर में जो क्वेश्चन पेपर बोर्ड का होता है उस पर किसी तरह से कोई राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई पेन या पेंसिल वगैरह नहीं यूज होना चाहिए एग्जाम के दौरान। बट भाषा के पेपर में आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह भी नहीं कि आप अपने सर से उलझ जाएं कि हमारे सर ने कहा है हम इस पे ट्रिक करेंगे, हम ये करेंगे, भाषा के पेपर पे ये कर सकते हैं। किसी प्रकार की बहसबाजी की ज़रूरत नहीं। अगर आपके क्लास के जो इन्विजिलेटर अर्थात ड्यूटी के दौरान जो शिक्षक मिलते हैं और वो कहते हैं कि बेटा इस पर ट्रिक नहीं करना चाहिए, तो आप शास्त्र उनकी बातों को स्वीकार कर लीजिए कि हाँ सर ने कहा है और इस पर ट्रिक नहीं करना चाहिए। आप बखूबी उनकी बातों को मान लीजिए, किसी तरह से उलझने का। लेकिन जहाँ तक एक बोर्ड का जो मानना है जो विभिन्न तरीके से कि आपको इसमें छूट दी जाती है और सारे शिक्षकों को ये पता होता है कि आप इसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, ट्रिक कर सकते हैं, जो कुछ भी आप अपनी समझ के लिए विकसित कर सकते हैं, तो आप शांत तरीके से कुछ ऐसी मार्किंग अपने कर लीजिए जिससे आप स्वतः को पहचान पाएँ और जान पाएँ। फिर कहता है कि अपठित बोध पाठ्यक्रम का अंश क्यों है। आपके मन में इस तरह का अगर क्वेश्चन बनता हो कि अपठित बोध जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में क्यों आता है, ये तो इतना टफ है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अगर इस तरह के आपके मन में ख्यालात आते हो तो उसको भी दूर करने का हम प्रयास करते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो अपठित अंश होते हैं उसको पढ़ने से, उसको मनन करने से, उसको समझने से और उन प्रश्नों का उत्तर खोजने से हमारे अंदर की जो अर्थ ग्रहण क्षमता होती है उसका विकास होता है। जो छात्र होते हैं उनको अर्थ ग्रहण की जो क्षमता उनके पास निर्धारित होती है उसमें काफ़ी वृद्धि होती है। अपठित बोर्ड से जो जुड़े प्रश्न होते हैं
उन प्रश्नों का जो उद्देश्य होता है कि छात्रों की अर्थग्रहण क्षमता, अभिव्यक्ति कौशल और भाषिक दक्षता की जांच करना होता है कि उनके अंदर भाषिक दक्षता कैसी है, अभिव्यक्ति कौशल कैसा है, उनके अर्थ ग्रहण की क्षमता कैसी है, ये बोर्ड देखना चाहता है, ये शिक्षक देखना चाहता है, इसलिए ये निर्धारित किया जाता है। अपठित गद्यांश को हल करने समय ध्यान देने योग्य कुछ बातें होती है, क्योंकि यह जो गद्यांश होता है यह इन गद्यांशों पर आधारित जो प्रश्न होते हैं, इसलिए इनका जो जवाब जो गद्यांश के कथ्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपको पहले ही निर्देश दे दिया जाता है कि बाहरी इससे मिलते जुलते प्रश्नों को ध्यान न दें, या बाहरी पटल पर जो कुछ होता हो, जो पैराग्राफ में निहित हो, जो आपके भाग में, जो आपके गद्य के हिस्से में निर्णित हो, जो आपके पाठ्यक्रम में वर्णित हो, जो आपको अंश दिया गया है, उसी से संबंधित बातों को बताने का प्रयास करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला आता है कि प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सावधानी से खोजने चाहिए। अपठित गद्यांश से जुड़ी कुछ अपठित गद्यांश को हल करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको याद रखना बहुत आवश्यक होता है। तो उसमें सर्वप्रथम है, सबसे पहला है कि प्रश्नों के उत्तर अत्यंत सावधानी से खोजने चाहिए। दूसरा है कि प्रश्नों का जवाब गद्यांश की पंक्ति उतार कर नहीं लिखनी चाहिए, वो अपनी भाषा में उसको बदल देना चाहिए, अपनी भाषा में उसका रूपांतरण कर देना चाहिए, अपने आसान से सरल से भाषा में, अपने परिवेश की भाषा में बिल्कुल सहज तरीके से, किसी तरह शब्दों की क्लिष्टता का प्रयोग कर करके अपना प्रभाव आप शिक्षक के ऊपर न छोड़े, अपनी सरल सहज भाषा में, अपनी सरल अभिव्यक्ति में आप उसका जवाब दे दें। प्रश्नों का उत्तर अपनी भाषा में ही लिखना चाहिए। प्रश्नों का उत्तर देते समय शब्द सीमा का ध्यान रखते हुए संक्षिप्त उत्तर देना चाहिए। अर्थात सबसे पहले आपको निश्चित समय में, आपके 1 नंबर के क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि आप इसको 1 पेज में लिख रहे हैं, आधे पेज में लिख रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने टाइम का नुकसान कर रहे हैं, और समय के एग्जाम के दौरान, परीक्षा के दौरान समय बहुत बहुमूल्य होता है, बहुत बहुमूल्य होता है। और ख़ास कर करके भाषा के पेपर में, इंग्लिश और हिंदी के पेपर में तो आपको अत्यधिक समय बचत की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिखना हो। अगला है कि भाषा सरल सहज हो, बोधगम्य हो, वह व्याकरण के अनुरूप हो। अर्थात उसमें सरल सहज भाषा के साथ साथ जो लिखावट की शुद्धता हो, मात्रा का जो प्रयोग हो, वो शुद्ध होने चाहिए। फिर कहता है प्रश्न का काल या प्रारूप ध्यान में रखकर जवाब देना चाहिए। अर्थात प्रश्न किस समय और किस रूप में पूछा जा रहा है, इसको देखना चाहिए। आशय स्पष्ट करने वाले प्रश्नों में गद्यांश के प्रसंग और संदर्भ का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। 1 और 2 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर की शब्द सीमा में अंतर अवश्य होना चाहिए। अब के गए सालों में आपने जब दिया होगा 11 में, 10 में, या जो लोग 11 में है वो 10 में, जब आपने देखा होगा तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के और कई सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर के होते हैं। लेकिन इस साल CBSE ने क्या किया है कि सारे प्रश्नों को, जो 1 से 10 तक के प्रश्नों की संख्या होगी, सबको 1 नंबर में निर्धारित कर दिया है। इसलिए आप उसको डिवाइडेशन कर करके और समय के अनुरूप, शब्द सीमा के अनुरूप आप अपने प्रश्नों का उत्तर देना उचित रहेगा। 1 और 2 अंक वाले प्रश्नों के उस शब्द सीमा का अवश्य, तो ये बिंदु आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इस साल नहीं रही, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चंस 1 ही नंबर के हैं। इसलिए आप शुरू से अंत तक अपने एक निश्चित समय को और एक निश्चित शब्द सीमा को बरकरार रखेंगे। व्याकरण से जुड़े प्रश्नों के उत्तर सोच समझकर देना चाहिए, अनुमान से नहीं। अर्थात जो ग्रामर पर आधारित, जैसे कुछ पर्यायवाची शब्द होते हैं, कुछ समास के शब्द होते हैं, कुछ इस तरह से जो हाथ संज्ञा के शब्द होते हैं, और उनसे जैसे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे पूछा जाता है, आपको उसका ध्यान रखना चाहिए और बहुत ही सावधानीपूर्वक लिखने का कार्य करना चाहिए। एक आता है कि लास्ट में एक क्वेश्चन पूछता है कि शीर्षक का चयन करिए, और ये क्लास के अगर 52 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं
तो लगभग 1-2 को छोड़ करके 38, 50 सबका गलत होता है। अर्थात 40-50 बच्चों का एक क्लास में गलत होना बहुत बड़ी अपनी कमी है। तो इसके चयन के लिए अलग एक सुझाव दिया जाता है, अलग एक कुछ बातें नोट की जाती है जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि शीर्षक का चयन करते समय निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहला है कि शीर्षक कम से कम शब्दों का किंतु आकर्षक होना चाहिए। अर्थात जो शीर्षक होता है कि उस पैराग्राफ का, उस अंश का रीढ़ की हड्डी होती है। तो कहता है कि सबसे कम शब्दों में और सबसे प्रभावशाली जो चीज़ें होती है वो उसमें व्यक्त करना चाहिए और कोई चीज़ें नहीं। शीर्षक का निर्धारण करते समय अर्थात जब उसका आप निर्धारित करें तब उस समय मूल्य तथ्य अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि वो पैराग्राफ क्या कह रहा होता है, किस उद्देश्य की तरफ ले जा रहा होता है, उसका मकसद क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। ये अगर आप अपने दिमाग में बैठा करके उसको लिखते हैं तो 100% वो सही होगा। कभी कभी शीर्षक की शुरुआत 1 या 2 पंक्तियों में अथवा अंतिम पंक्ति में निहित रहता है। ध्यान देना चाहिए कि आप पैराग्राफ जब पढ़ रहे होते हैं तो पहली से दूसरी पंक्ति में ही शीर्षक मिल जाता है या फिर लास्ट की पंक्ति में निहित होता है। अधिकतर 90% ऐसा देखने को मिलता है। अतः इसे ध्यानपूर्वक पढ़कर शीर्षक ढूंढना चाहिए। और जो सबसे अंत में बातें आती है कि अंत में उसको जांच लेना चाहिए, जो आपने ढूंढा है उसको जांच लेना चाहिए कि शीर्षक उस अपठित अंश का प्रतिनिधित्व कर रहा है या नहीं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आप वाकई सबसे सर्वश्रेष्ठ गद्यांश को हल करने वाले छात्रों में से एक होंगे और आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी और काफ़ी नंबर आप पा भी जाएंगे। आइए एक गद्यांश भी मैंने सेलेक्ट किया है और एक गद्यांश भी देखने का कार्य करते हैं, आपको इससे काफ़ी सहयोग मिलेगा। गद्यांश को समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। तो कहते हैं भारतीय धर्म नीति के प्रणेता, भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। गौर से देखिएगा और शब्दों को ध्यान से सुनने का प्रयास करिएगा तो आप बखूबी गद्यांश को हल करने में आपको काफ़ी सुविधा मिलेगी और मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोग कर ले जाएंगे। उनकी यह धारणा थी कि नैतिक मूल्यों का दृढ़ता से पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। उन्होंने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के निर्माण के लिए वेद की एक ऋचा के आधार पर कहा कि उत्कृष्ट जीवन प्रणाली मनुष्य की विवेक बुद्धि से तभी निर्मित होनी संभव है जब सब लोगों के संकल्प, निश्चय, अभिप्राय समान हों, सबके हृदय में समानता की भव्य भावना जागृत हो और सब लोग पारस्परिक सहयोग से मनुकूल कार्य करें। चरित्र चित्रण की दिशा, जो दिशा नीतिकार ने निर्धारित की, वह आज भी अपने मूल रूप में मानव के लिए कल्याणकारी है। प्रायः यह देखा जाता है कि चरित्र और नैतिक मूल्यों की उपेक्षा वाणी, बाहु और उदर को संयत न रखने के कारण होती है। जो व्यक्ति इन तीनों पर नियंत्रण करने में सफल हो जाता है उसका चरित्र ऊंचा होता है। सभ्यता का विकास आदर्श चरित्र से ही संभव है। जिस समाज में चरित्रवान व्यक्तियों का बाहुल्य है वह समाज सभ्य होता है और वही उन्नत कहा जाता है। चरित्र मानव मनुष्य की अमूल्य निधि है। इसके अभाव में व्यक्ति पशुवत व्यवहार करने लगता है। आहार, निद्रा, भय आदि की वृत्ति सभी जीवों में विद्यमान रहती है। यह आचार अर्थात चरित्र की ही विशेषता है जो मनुष्य को पशु से अलग कर उससे ऊंचा उठा मनुष्यत्व प्रदान करती है। सामाजिक अनुशासन बनाए रखने के लिए भी चरित्र निर्माण की आवश्यकता है।
सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में तभी जागृत होती है जब वह मानव प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में अपनी आत्मा के दर्शन करता है। आपने पूरे पैराग्राफ को देखा, अब इसके क्वेश्चन अर्थात जो इस पे प्रश्न आधारित हैं उनको देखते हैं कि वो क्या। तो पहला प्रश्न है, पूरे प्रश्न को एक बार आप पढ़ जाएंगे कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक थे। धार्मिक चरित्र मानव जीवन की अमूल्य निधि कैसे स्पष्ट कीजिए। धर्म नीतिकार ने उच्च कोटि की जीवन प्रणाली के संदर्भ में क्या कहा। कैसा समाज सभ्य और उन्नत कहा जाता है। सामाजिक अनुशासन की भावना व्यक्ति में कब जागृत होती है। उत्कृष्ट और प्रगति शब्दों के विलोम तथा बाहु और वाणी शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए और अंत में प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक क्यों हैं। तो आप हूबहू लिखेंगे नहीं, जैसा आप अपने मन में अपने परिवेश में जिस तरह की चीज़ें होती है उसको आप अपने रूप में परिवर्तित करके और लिखने का कार्य करेंगे। तो लिखेंगे कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक थे। यहाँ दिया हुआ है भारतीय धर्म नीति के प्रणेता नैतिक मूल्यों के प्रति अधिक जागरूक थे। तो लिखेंगे कि हमारे धर्म नीतिकार नैतिक मूल्यों के प्रति विशेष जागरूक थे। इसका कारण यह था कि नैतिक मूल्यों का पालन किए बिना किसी भी समाज की आर्थिक व सामाजिक प्रगति की नीतियां प्रभावी नहीं हो सकती। आपने पहले से दूसरे लाइन में पैराग्राफ के आपने उक्त में देखा होगा। ऐसे ही आप प्रश्न को पढ़ करके और उसका आंसर देने का कार्य करते हैं, आंसर ढूंढने का कार्य करते हैं तो बड़े आसानी से आपको मिल जाएंगे। ग्रामर के पूछा हुआ है कि उत्कृष्ट और निकृष्ट, तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, प्रगति होगी, और निकृष्ट का दुर्गति। पर्यायवाची शब्द बाहुमीश भुजा होती है और वाणीमीश वचन होता है। और जैसा उक्त शीर्षक पूछ रहा है तो लास्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि उक्त पैराग्राफ का क्या शीर्षक है। तो आपने उसमें चरित्र की बातें आपने देखने का कार्य किया है, नैतिक मूल्यों को देखने का कार्य किया है। विभिन्न तरह की इस तरह मानव प्राणियों में ही नहीं वरन सभी जीवधारियों में आत्मा के दर्शन होते हैं। इस तरह की विभिन्न बातें लिखने का कार्य कवि अगर करता है, पैराग्राफ में अगर आता है, लेखक इस तरह से वर्णित करता है तो इसका उचित शीर्षक जो होगा चरित्र निर्माण। अर्थात इससे मिलते जुलते अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर भी शीर्षक देते हैं जो इसको सार्थकता सिद्ध करता हो वह भी सही मान लिया जाता है। इस तरह से अगर आप हल करते हैं तो 10 में 10 आप जो गद्यांश के होंगे वह पूरे के पूरे नंबर पाएंगे, एक भी नंबर आपका कहीं से नहीं कटेगा। तो आप अपने अभ्यास में लाइए और इसको बार बार पढ़ते रहिए। अब इन प्रश्नों को पढ़ करके फिल हल करने का कार्य करिए तो आपको बहुत सहयोग मिलेगा और आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर पाएंगे, ये मेरा दावा है। धन्यवाद।